तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 11 को। इस मूवी के थ्रिलर, सस्पेंस और ट्विस्ट आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। इस फिल्म को IMDb पर करीब 7.4 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी वाकई दमदार है और एंडिंग का तो क्या ही कहूं मैं, उसके लिए बस एक ही शब्द कहूंगा और वो है माइंड ब्लोइंग। तो चलिए बिना समय गवाए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो किसी आदमी को मारकर उसे पेट्रोल डालकर जला देता है। अगले सीन में हम एक फाइनेंस कंपनी को देखते हैं। उसी समय वहां पर कुछ चोर आकर वहां के सारे गहने और पैसों को चुरा ले जाते हैं। इसी दौरान वहां का सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों से भिड़ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इन चोरों के पास गन होती है तो वे उस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं। अब अगले सीन में हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर अरविंद को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। यह चोरी वाला केस अरविंद को मिलता है तो अरविंद इसकी जांच पड़ताल करने लगता है। अरविंद इतनी गहराई से जांच करता है कि अगले ही दिन वह उन चोरों को पकड़ लेता है और हिरासत में ले लेता है। दरअसल बात यह है कि अरविंद इस चोरी वाले केस को पहले से ही फॉलो कर रहा था। अरविंद को मालूम पड़ा था कि वे चोर सिर्फ फाइनेंस कंपनी में ही जाकर चोरी करते हैं, तो अरविंद एक एरिया में जाकर वहां की फाइनेंस कंपनी में मौजूद सारे गहनों और पैसों में ट्रैकर लगा देता है। इसी वजह से वे चोर पकड़े गए क्योंकि अरविंद ने उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया। अब इस केस को सॉल्व कर देने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर उसे एक और नारकोटिक्स का केस सौंपता है। इसके अगले सीन में हम रंजीत नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। यहाँ बात यह है कि शहर में एक शख्स काफी सारे लोगों को मारकर उन्हें जला रहा है, जैसे कि हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। करीब इसी पैटर्न में शहर में 5 से 6 मर्डर हो चुके होते हैं। तो रंजीत का हायर ऑफिसर रंजीत को यह केस सौंपता है और कहता है कि इसे जल्दी से सॉल्व करो। दरअसल जब रंजीत ने यह केस अपने हाथ में लिया उस समय सिर्फ 2 ही मर्डर हुए थे, मगर जैसे ही रंजीत ने केस संभाला उसके बाद और भी मर्डर हो गए। रंजीत कितनी भी बारीकी से इंक्वायरी करे उसे क्राइम सीन पर एक भी क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से केस आगे नहीं बढ़ता और मर्डर एक के बाद एक होते जाते हैं। 2 से 3, 3 से 4 और किलर का मारने का पैटर्न हमेशा सेम ही होता है। यहाँ तक कि रंजीत विक्टिम के बारे में भी पता नहीं कर पाता, ना ही यह कि किसे मारा गया है और ना ही किसी एरिया में कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है। इधर अरविंद उस नारकोटिक्स केस को सॉल्व करने में लगा होता है। उसे कुछ लीड मिलती है। फाइनली अरविंद उस ड्रग्स की गैंग को पकड़ ही लेता है। अब लगातार 2-3 केस सॉल्व करने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर उसे अप्रिशिएट करने लगता है। अरविंद, तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ रंजीत से यह केस सॉल्व नहीं हो पाता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान रंजीत के पास एक कॉल आता है और वह उस बताए गए लोकेशन की तरफ जाने लगता है। तभी रंजीत की गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें रंजीत की जान तो नहीं जाती, मगर उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगती है, जिस वजह से वह कोमा में चला जाता है। रंजीत की हालत बहुत ही सीरियस होती है। इसके बाद अरविंद का हायर ऑफिसर यानी कमिश्नर उसे बुलाकर वही सीरियल किलर वाला केस सौंपता है। कमिश्नर कहता है, इस केस की वजह से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। मीडिया वाले और ऊपर से हायर ऑफिसर्स का पूछो ही मत। अगर हमारा डिपार्टमेंट इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो यह केस CBI के हाथों चला जाएगा। अब केस की फाइल देते वक्त कमिश्नर अरविंद के साथ SI मनोहर को असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन करवा देता है। केस हाथ में लेने के बाद अरविंद मनोहर से कहता है, मनोहर, मैं पहले उन सारे क्राइम स्पॉट्स को देखना चाहता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर क्राइम स्पॉट्स पर जाकर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब तक शहर में 6 मर्डर हो चुके होते हैं सेम पैटर्न में, मगर एक भी क्लू नहीं मिला, यहाँ तक कि एक बाल तक नहीं मिला। इसके बाद जब दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तभी मनोहर के पास उसके घर से कॉल आता है, तो वह बोलता है, मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। अरविंद मनोहर से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है तो मनोहर बताता है, कुछ दिनों पहले मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई। मेरा एक बेटा है जिसकी देखरेख एक औरत करती है। अगले दिन जब अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से अरविंद लिफ्ट मांगने लगता है। अरविंद को देखकर एक लड़की रुकती है और उसे लिफ्ट देती है। इस लड़की को देखकर अरविंद हैरानी में रह जाता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। इस लड़की का नाम होता है सैम। आज से 8 महीने पहले सैम एक रेस्टोरेंट में गई थी एक लड़के को देखने के लिए, जिसे उसके मम्मी पापा ने शादी के लिए चुना था। सैम की माँ उसे कॉल करके बताती है कि लड़का ग्रे कलर की शर्ट पहनकर आएगा। इसी रेस्टोरेंट में अरविंद भी उसी रंग की शर्ट पहनकर बैठा होता है। अब अरविंद को देखकर सैम यही सोचती है कि वही लड़का है, मगर वह लड़का अरविंद नहीं होता। इसके बावजूद भी सैम अरविंद के सामने जाकर उसे प्रपोज करने लगती है। फिलहाल अरविंद इस रेस्टोरेंट में किसी को फॉलो करते हुए आया होता है। अरविंद जिस शख्स को फॉलो करता है उससे उसकी फाइट हो जाती है। तभी सैम को समझ आता है कि अरविंद एक पुलिस वाला है, मगर इसके बावजूद भी सैम अरविंद से प्यार करने लगती है और उसे फॉलो करने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम में
अरविंद को सैम से लिफ्ट लेना पसंद नहीं है, मगर वह ड्यूटी पर लेट हो रहा होता है, इस वजह से वह लिफ्ट ले लेता है। इसके बाद अरविंद और मनोहर दोनों रंजीत को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ आने पर मालूम पड़ता है कि रंजीत की हालत अभी भी वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं, वह अब भी कोमा में ही पड़ा है, पता नहीं कब तक होश में आएगा। अब इसी रात किलर एक और शख्स को किडनैप करता है। दरअसल इस किलर के पास एक बहुत ही पुरानी मॉडल की कार होती है। सुबह जब अरविंद को एक डेड बॉडी की खबर मिलती है तो वह क्राइम स्पॉट पर जाता है। सेम पैटर्न में इस बार भी मर्डर हुआ होता है, मगर फिर भी कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद अरविंद जब इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे एक छोटी सी प्लेट दिखाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि मरने वाला कोई आदमी है जिसकी उम्र 30 साल है। उसके पैर में एक छोटी सी सर्जरी हुई थी जहां एक प्लेट पाई गई। इस प्लेट के ऊपर एक छोटा सा सीरियल नंबर भी लिखा होता है। इस सीरियल नंबर की मदद से अरविंद एक एक्सपर्ट आदमी के पास जाकर उसके सारे डिटेल्स के बारे में पूछताछ करता है, मतलब कि इन 4-5 महीनों के अंदर किस किस की सर्जरी हुई उसी के बारे में जानकारी लेता है। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं कल तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अरविंद जब वहां से जा रहा होता है तो उसे मनोहर नजर आता है जो किसी डॉक्टर से मिलकर अपने घर जा रहा होता है। अब मनोहर के बारे में जानने के लिए अरविंद उसी वक्त डॉक्टर से मिलता है। पहले तो डॉक्टर मनोहर के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन जब अरविंद कहता है कि वह पुलिस वाला है तब डॉक्टर बताता है कि मनोहर के दिल में एक रेयर किस्म की बीमारी है, लेकिन मनोहर ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। अगले दिन मनोहर को उन सारे लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने अपने पैरों में सर्जरी करवाई थी। अब अरविंद उस लिस्ट में से फिल्टर करता है, मतलब कि सिर्फ वो आदमी जिसकी उम्र 30 साल है। फिल्टर करने के बाद 7 लोगों का नाम सामने आता है, तो मनोहर और अरविंद दोनों एक एक शख्स के पास जाकर उनकी डिटेल्स के बारे में पूछताछ करते हैं। फाइनली ये लोग सुधाकर नाम के आदमी के घर जाते हैं। लिस्ट में आखिरी नाम उसी का होता है। सुधाकर का फादर पैरालाइज हैं, तो सुधाकर घर पर रहकर छोटी मोटी काम करता है और अपने फादर की सेवा करता है। अरविंद जब उससे उस सर्जरी प्लेट के बारे में पूछता है तो सुधाकर कहता है, हाँ सर, हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे पैर में सर्जरी हुई थी। वह अरविंद को अपनी सर्जरी का मार्क भी दिखाता है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद अरविंद उससे कहता है, एक गिलास पानी ला दो। सुधाकर जब पानी लाने के लिए जाता है तो अरविंद उसके घर को इधर उधर देखने लगता है। सुधाकर इसे नोटिस करता है और जल्दी से अरविंद को पानी लाकर देता है। उसे देखकर लगता है कि वह जरूर कुछ छुपा रहा है। इसी समय सैम अरविंद को कॉल करके उसे रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है। वह कहती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले तो अरविंद मना करता है, मगर उसकी मजबूरी समझकर मिलने के लिए चला जाता है। रेस्टोरेंट आने के बाद सैम अरविंद को प्रपोज करती है, लेकिन अरविंद उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से सैम रोती हुई वहां से चली जाती है। अब अगले दिन अरविंद को एक और आदमी की मौत की खबर मिलती है, मगर इस बार थोड़ा अलग होता है। मतलब कि अब तक किलर लोगों को मारकर शहर के बाहर ले जाकर जलाता था, मगर इस बार डेड बॉडी को शहर के अंदर ही जला दिया गया था। अरविंद के साथ साथ वहाँ का लोकल पुलिस भी होता है। एक कांस्टेबल से अरविंद को यह जानकारी मिलती है कि एक पागल भिखारी पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को कुछ बोलने लगा था। उस भिखारी की जबान साफ नहीं होती, इसलिए वह कुछ जानता तो था, मगर पुलिस इंस्पेक्टर को वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब भिखारी की टूटी फूटी बातों को वह इंस्पेक्टर समझ नहीं पाता तो उसे भगा देता है। तब अरविंद इस भिखारी के पास जाकर उससे पूछता है कि कल तुमने क्या देखा, उस बारे में बताओ। भिखारी बताता है कि कल रात एक लड़की बस के जरिए अपने घर जा रही थी। बस से उतरकर वह लड़की पैदल जाने लगी, तभी उसके पास एक गाड़ी आई। गाड़ी वाला शख्स उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले गया। मतलब कि आज सुबह जो लाश मिली थी वह किसी लड़के की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। यह भिखारी अरविंद को बताता है कि वह लड़की हर रोज अपनी स्कूटी से इसी रास्ते से जाया करती थी। अरविंद मनोहर से कहता है कि यह लड़की हर रोज अपने ऑफिस से घर स्कूटी से इसी रास्ते से जाती थी, लेकिन कल रात वह अपनी स्कूटी से क्यों नहीं गई? इसका मतलब उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, तो वह जरूर किसी गैराज पर गई होगी ठीक करवाने के लिए। इस तरह से अरविंद अब आसपास के मैकेनिक की दुकानों पर जाकर पूछताछ करने लगता है। एक शख्स कहता है, हाँ सर, एक लड़की 2 दिन पहले अपनी स्कूटी यहाँ रखकर चली गई थी। अरविंद जब गाड़ी को चेक करता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि लड़की का नाम मीरा है। अरविंद और मनोहर दोनों जब मीरा के घर जाते हैं तो शॉकिंगली मीरा जिंदा होती है। कांस्टेबल मीरा को देखकर पहचान लेता है, अरे तुम ही तो कल हमारे पुलिस स्टेशन आई थी। मतलब कि जब पुलिस वाले भिखारी को पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं तो उसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मीरा खड़ी होती है अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन वह कांस्टेबल उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता। अरविंद मीरा से पूछता है, आप शुक्रवार की रात कहाँ पर थीं? मीरा कहती है, सर मैं घर पर ही थी, मेरे पेरेंट्स यहाँ से दूसरे गांव गए हैं इसलिए। इसके बाद मनोहर मीरा के घर की तलाशी लेता है और कुछ देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह जल्दी से अरविंद को वहां बुलाता है। अरविंद जब उस चीज को देखता है तो वह भी शॉक हो जाता है। बात यह थी
कि उन दोनों ने घर में एक तस्वीर देखी जिसमें उन्हें मीरा जैसी ही एक लड़की और दिखती है जो कि उसकी जुड़वा बहन थी। इसी दीवार पर एक और फोटो होता है। यह स्कूल की फोटो होती है और इस स्कूल का नाम होता है ट्विन बर्ड्स। इस स्कूल की क्लास के अंदर सारे बच्चे जुड़वा होते हैं। इसके बाद अरविंद सुधाकर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि सुधाकर का भी जुड़वा भाई है। अरविंद कहता है, तुम हमें सच बताओ, आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? सुधाकर बोलता है, सर मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है। सुधाकर तो मेरे जुड़वा भाई का नाम है। 4 दिन पहले सुधाकर ने मुझे मैसेज किया था कि घर आने में मुझे लेट होगा, तुम सो जाना। अगले दिन सुधाकर घर नहीं आया। सुरेंद्र ने जब उसके फोन पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद एक अननोन नंबर से सुरेंद्र के पास कॉल आया। यह कॉल वीडियो कॉल होता है जहां सुधाकर को एक मास्क वाला शख्स बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। सुरेंद्र ये सारी चीजें वीडियो कॉल पर देखता है। वह मास्क वाला शख्स सुरेंद्र से कहता है, अगर तुझे तेरा भाई जिंदा चाहिए तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तू कर। इधर मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब कि मरने वाली लड़की मीरा होती है। मीरा की बहन ही पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने गई थी, मगर मास्क वाला शख्स मीरा की बहन पर नजर रख रहा होता है। इसलिए मीरा कांस्टेबल को झूठ बोलती है कि वह कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आई है। इसके बाद मास्क वाला शख्स इन दोनों को एक जगह बुलाता है और जहां बुलाया होता है उस कमरे में एक आदमी बंधा होता है। मास्क वाला शख्स वीडियो कॉल करके दोनों से कहता है कि पास में ही गन रखा है, उसे लेकर इस आदमी को खत्म कर दो, तभी तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन वापस घर लौटेगी। मतलब कि जिस आदमी को सुरेंद्र और मीरा की बहन मारने वाले होते हैं उसके चेहरे पर भी मास्क होता है। अब ये दोनों अपनी बहन भाई को बचाने के लिए उस आदमी को गन से शूट कर देते हैं। अगले दिन सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें ये दोनों जो कुछ कर चुके होते हैं वह रिकॉर्ड हो चुका होता है। वही सारी घटना जिसमें उन्होंने गन लेकर एक आदमी को खत्म कर दिया था। यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा वह उनके ही भाई बहन होते हैं। मतलब कि सुरेंद्र ने सुधाकर को मार दिया और मीरा की बहन ने मीरा को। इस वीडियो को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हमने अपने ही हाथों अपने सगे भाई बहन को मार दिया। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते क्योंकि इनकी वीडियो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी होती है। इसके बाद अरविंद सुधाकर के भाई और मीरा की बहन को एक साथ बुलाता है। वह कहता है, वो मास्क वाला शख्स तुम दोनों को वीडियो दिखाकर तुम दोनों के ही हाथों तुम्हारे भाई बहन को मरवा देता है। अरविंद पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि दोनों क्लासमेट होते हैं। सुरेंद्र मीरा की बहन को देखकर पहचान लेता है। वह कहता है, तुम तो तारा हो ना? इसके बाद अरविंद उन्हें स्कूल के दिनों की एक फोटो दिखाता है और कहता है, क्या तुम दोनों को किसी पर शक है? तो ये दोनों एक ही आदमी का नाम लेते हैं, बेंजामिन। इसके बाद अरविंद तारा के फोन में सैम की फोटो देखता है, वही लड़की जिसने कुछ दिनों पहले अरविंद को प्रपोज किया था। अरविंद के पूछने पर तारा कहती है, हाँ सर, इस लड़की का नाम संजना है, यह मेरी फ्रेंड है, हम दोनों हाल ही में एक मॉल में मिले थे। अरविंद सुरेंद्र से कहता है, सर्जरी तो सुधाकर के पैर में हुई थी, तो सुरेंद्र तुम्हारे पैर में जख्म कैसे आया? सुरेंद्र कहता है, सुधाकर के पैर में सर्जरी का मार्क देखकर मैंने भी अपने पैर में वैसा ही निशान बना लिया था। इसके बाद मनोहर और अरविंद उस स्कूल टीचर से मिलने जाते हैं। अरविंद टीचर को केस की डिटेल्स बताते हुए कहता है, एक सीरियल किलर सिर्फ जुड़वा लोगों को मार रहा है। अब तक जितने भी जुड़वा लोग मारे गए हैं वो आप ही के स्कूल में पढ़ते थे, वो भी एक ही क्लास में। अब यह सुनकर टीचर बेंजामिन का नाम लेती हैं। फिर टीचर अपने स्कूल के बारे में बताने लगती हैं। आज से 26 साल पहले मैं और मेरे पति ने एक स्कूल शुरू किया था। देखते ही देखते हमारे स्कूल में एक साथ 6 जुड़वा बच्चों ने एडमिशन लिया। उस समय यह खबर बहुत वायरल हुई थी कि एक ही स्कूल में 6 जुड़वा जोड़े पढ़ रहे हैं। टीचर के पति ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करवाए कि जिन लोगों के बच्चे ट्विंस हैं उन्हें सिर्फ एक बच्चे की फीस देनी होगी। अब इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर काफी सारे पेरेंट्स अपने जुड़वा बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाने लगे। इनकी छोटी सी स्कूल धीरे धीरे बहुत बड़ी बन गई और स्कूल का नाम बदलकर ट्विन बर्ड्स रख दिया गया। इसके बाद एक दिन टीचर और उनके पति एक चेस टूर्नामेंट देखने गए। वहीं पर उन्होंने पहली बार बेंजामिन को देखा। बेंजामिन वहां का गेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा था, जिस वजह से वह टूर्नामेंट का विजेता बन गया। बेंजामिन का एक और भाई था, फ्रांसिस, लेकिन फ्रांसिस बेंजामिन की तरह इतना इंटेलिजेंट नहीं था। उसका दिमाग थोड़ा कमजोर था। अब फ्रांसिस को देखने के बाद टीचर और उनके पति यही सोचने लगे कि अगर बेंजामिन हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो उसके चेस टैलेंट से हमारे स्कूल का नाम और भी रोशन होगा, हम और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इस तरह दोनों जब बेंजामिन के घर गए तो उन्हें पता चला कि बेंजामिन अनाथ है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं। वह फुटपाथ पर रहकर छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी चलाता है। अब वो टीचर और उनका पति दोनों ने बेंजामिन को ऑफर दिया कि तुम दोनों भाई हमारे स्कूल में पढ़ाई करो, तुम दोनों यहीं हॉस्टल में रहो। अब यह ऑफर सुनकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं कि अब हम हॉस्टल में रहेंगे। तो अगले दिन टीचर दोनों भाइयों बेंजामिन और फ्रांसिस
का एडमिशन अपने स्कूल में करवा देती हैं। अब इस स्कूल में एडमिशन के बाद फ्रांसिस और बेंजामिन की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरने लगती है। बेंजामिन तो पहले से ही इंटेलिजेंट था, मगर यहाँ रहकर फ्रांसिस भी अपनी ग्रोथ करने लगता है, मतलब कि वह भी धीरे धीरे पढ़ाई में तेज होने लगता है। कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता तो इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल देता। इसी तरह बेंजामिन हर चेस कंपटीशन में जीतने लगा, जिससे स्कूल का नाम और ज्यादा रोशन होने लगा। अब दोनों भाइयों की ग्रोथ देखकर क्लास के बाकी लोग जलने लगे और फ्रांसिस को चिढ़ाने लगे। बेंजामिन हमेशा फ्रांसिस को प्रोटेक्ट करता था। एक दिन बेंजामिन ने क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार पीट दिया क्योंकि वे लोग फ्रांसिस को चिढ़ा रहे थे, जिस वजह से टीचर ने सभी को पनिशमेंट दिया और बेंजामिन को भी। अब यह सब होने के बाद चेस गेम का एक बड़ा कंपटीशन आने वाला होता है। टीचर बेंजामिन को प्रैक्टिस करवाती रहती है। अब प्रैक्टिस के दौरान बेंजामिन हेड मिस्ट्रेस से चेस का एक भी गेम नहीं जीत पाता। वह लगातार हर गेम हार जाता है। टीचर कहती हैं, अगर तुम ऐसे ही कंपटीशन में खेलोगे तो हार जाओगे। आने वाले टूर्नामेंट में टीचर कहती हैं, देख लेंगे, अभी तुम जाओ। लेकिन बेंजामिन कहता है, नहीं, एक और गेम खेलते हैं। सरप्राइजिंगली इस गेम में बेंजामिन जीत जाता है। टीचर उसके खेलने के तरीके को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हैं और पूछती हैं, तुम इतना अच्छा खेलते हो, फिर हर बार मुझसे हार क्यों जाते हो? बेंजामिन जवाब देता है, मैडम, मुझे आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है और माँ कभी हार नहीं सकती। बेंजामिन का गेम लेवल ही कुछ और होता है। उसके पास प्लान ए और बी ही नहीं, प्लान सी भी होता है। अब रात हो जाती है और लाइट चली गई थी। बेंजामिन अपने भाई फ्रांसिस के पास आता है, उसे संभालता है क्योंकि फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वह एक फोबिया से पीड़ित है। अगले दिन टीचर का हस्बैंड बेंजामिन को टूर्नामेंट में लेकर जाता है, जबकि फ्रांसिस स्कूल में ही रहता है। क्लास के बच्चे बेंजामिन की गैर मौजूदगी में फ्रांसिस को बहुत परेशान करते हैं। वह डर के मारे बहुत रोता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, न बेंजामिन से और न ही टीचर से। कुछ दिनों बाद स्कूल में प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं। ट्विंस बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, कुछ लैब में और कुछ रिकॉर्ड रूम में। इसी दौरान 2 टीचर फ्रांसिस के फोबिया के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे एक स्टूडेंट सुन लेता है और पूरे क्लास में बात फैला देता है। जब फ्रांसिस लैब में होता है तो बच्चे जानबूझकर लाइट ऑफ कर देते हैं। अंधेरे से डरकर फ्रांसिस चीखने, चिल्लाने और रोने लगता है। बेंजामिन को इस बारे में आभास हो जाता है और वो भागकर क्लास की ओर दौड़ता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता, फ्रांसिस मर चुका होता है। फ्रांसिस की मौत के बाद उसका फ्यूनरल होता है। बेंजामिन टूट चुका होता है। वो 3 दिन तक फ्रांसिस की कब्र के पास बैठा रहता है। लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन वह नहीं आता। इसी बीच एक महिला टीचर से कहती है कि बेंजामिन अब यहाँ ना रहे, क्योंकि उसे हर वक्त अपने भाई की याद आएगी। वह उसे अपने ऑर्फनेज ले जाना चाहती है। टीचर और उनके हस्बैंड बेंजामिन को उस महिला के साथ भेज देते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में टीचर अरविंद से कहती है, मैंने बेंजामिन को आखिरी बार तभी देखा था। कुछ समय बाद पता चला कि किसी फैमिली ने उसे गोद ले लिया। फिर वो बताती हैं कि उनके स्कूल को शायद बेंजामिन का श्राप लग गया था, क्योंकि एक फायर एक्सीडेंट में स्कूल जलकर राख हो गया। इस सदमे को उनके हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाए और शराब में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद अरविंद स्कूल से सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेकर संजना के घर पहुंचता है। वहां दरवाजा एक लड़की खोलती है और पूछती है, बताइए आपको कौन चाहिए? लेकिन वह संजना नहीं, अंजना होती है। दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। तभी संजना अंदर से दौड़ती हुई आती है और अरविंद को गले लगा लेती है। अरविंद गंभीर होकर कहता है, मैं शादी की बात करने नहीं, एक केस की वजह से आया हूँ। फिर वह दोनों को पूरी केस की जानकारी देता है और बताता है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वह संजना और अंजना दोनों को मनोहर के घर भेज देता है। अब ट्विन बर्ड्स क्लास में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, धीरण और धीरज। अरविंद उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे मिलते नहीं। अगले दिन पुलिस को एक और जली हुई लाश मिलती है। कमिश्नर क्राइम सीन पर आता है और अरविंद को डांटते हुए कहता है, तुम धीरण और धीरज को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन किलर कैसे पहुंच गया? और फिर गुस्से में पूछता है, अब कैसे पता चले कि यह धीरण है या धीरज? अरविंद शांत होकर कहता है, यह धीरण है सर। उस दिन स्कूल में बच्चे 2 बैच में बटे थे। एक बैच फिजिक्स लैब में गया था और दूसरा केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में ही लाइट ऑफ की गई थी और वहीं फ्रांसिस की मौत हुई थी। फिर वह जोड़ता है, बेंजामिन उसी गम में उन्हीं स्टूडेंट्स को मार रहा है जो उस दिन लैब में नहीं थे, ताकि वे भी वही दर्द महसूस करें जो उसने किया। और फिर आखिर में कहता है, सर मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं किलर के बहुत करीब हूँ। अब हॉस्पिटल में रंजीत होश में आता है तो अरविंद तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंचता है। रंजीत बताता है कि उस रात उसका एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था, उसे एक फेक कॉल आया था और जब वह निकला तो रास्ते में एक पुरानी मॉडल की कार उसकी तरफ बढ़ी और टक्कर मार दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसी गाड़ी वाले शख्स ने उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया था। रंजीत कहता है कि किलर हमारे ही आसपास है और हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इसी बीच स्कूल टीचर अरविंद को कॉल करती है और एक पुरानी बात याद दिलाती है
वह कहती है कि हर साल फ्रांसिस के बर्थडे पर बेंजामिन उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। कल फ्रांसिस का जन्मदिन है, यानी बेंजामिन जरूर आएगा। अरविंद उस रात कब्रिस्तान में छिपकर इंतजार करने लगता है और ठीक रात में एक शख्स फूल लेकर कब्र के पास आता है। उसका चेहरा जैसे ही दिखता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मनोहर है। अरविंद जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मनोहर चेहरा छुपाकर भागने लगता है। उसके पास वही पुरानी ब्लैक गाड़ी होती है जैसी रंजीत ने बताई थी। अरविंद उसका पीछा करता है लेकिन मनोहर फरार हो जाता है। इसके बाद अरविंद फौरन मनोहर के घर पहुंचता है और चौंकने वाली बात यह कि मनोहर घर पर ही मौजूद होता है। घर के अंदर अरविंद को संजना और अंजना बंधे हुए मिलती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, मनोहर उसके सिर पर वार करके अंजना को उठाकर भाग जाता है। अरविंद और संजना मनोहर का पीछा करते हुए एक पुरानी अधूरी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि यही उसका पैटर्न था हर कत्ल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। वहीं दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बीच लड़ाई में अरविंद संजना को गन देता है और कहता है कि मनोहर अंजना को लिफ्ट में लेकर नीचे आ रहा है। जैसे ही लिफ्ट खुले उसे गोली मार देना। लिफ्ट खुलती है और संजना बिना देखे गोली चला देती है, लेकिन लिफ्ट में मनोहर नहीं बल्कि अंजना होती है। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। जब मनोहर और अरविंद लड़ रहे होते हैं तब मनोहर की नजर अरविंद की छाती पर जाती है। वहाँ फ्रांसिस नाम लिखा होता है। मनोहर पूछता है, तुम फ्रांसिस हो? और अरविंद कहता है, नहीं, मैं हूँ बेंजामिन। सच्चाई ये थी कि अरविंद ही बेंजामिन था। उसने जानबूझकर मनोहर को अंजना के साथ लिफ्ट में भेजा और संजना को गन देकर उसके हाथों अपनी ही बहन को मरवा दिया। थोड़ी देर बाद रंजीत वहां आता है और अरविंद को गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान रंजीत कहता है, तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उल्लू बना दिया, अब जाकर अपना बचपन का बदला ले रहे हो? अरविंद जवाब देता है, मेरा भाई फ्रांसिस भी तो बच्चा ही था, उसके बिना मैं एक दिन भी जी नहीं पाया। वो लोग जो उसे मारकर आज भी हंस हंस के जिंदगी बिता रहे हैं, मैं हर दिन तड़पता रहा। लोगों का गुस्सा समय के साथ ठंडा पड़ता है, लेकिन मेरा गुस्सा हर दिन और बढ़ता गया। मुझे पता था मैं उन्हें यूं ही नहीं मार सकता, इसलिए IAS एग्जाम पास किया और फिर IPS बनकर वर्दी पहनी। अरविंद बताता है कि वो खुद ही चेन्नई ट्रांसफर हुआ ताकि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करके अपने क्लासमेट्स के पते, डिटेल्स सब कुछ निकाल सके। लेकिन संजना, अंजना और धीरण धीरज का डाटा नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि शायद स्कूल से मिलेगा। इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन के पास ही सुधाकर को मारा ताकि ये केस उसे मिले। लेकिन कमिश्नर ने केस रंजीत को दे दिया, इसलिए उसने रंजीत का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वह खुद केस की कमान संभाल सके। अरविंद कहता है कि सुधाकर के पैर में लगी प्लेट के जरिए रंजीत अगर जांच करता तो मुझे जल्द ही पकड़ लेता, इसलिए तुम्हें मारना नहीं चाहता था, सिर्फ साइडलाइन करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद तुम्हें अस्पताल पहुंचाया ताकि तुम बच जाओ और मुझे केस मिल जाए। इसके बाद उसने स्कूल जाकर टीचर से धीरण धीरज का पता निकाला और धीरण को मार दिया। फिर उसे पता चला कि रंजीत का एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है, तो उसने अपने प्लान में मनोहर को भी शामिल कर लिया। उसने मनोहर के बेटे की जान की धमकी देकर उससे वो सब कराया, फ्रांसिस की कब्र पर जाना, ब्लैक गाड़ी से भागना और अंजना को लिफ्ट से भेजना। अब रंजीत बताने लगता है कि उसे अरविंद पर शक कैसे हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले जब रंजीत की तबीयत ठीक हुई थी तब अरविंद उससे मिलने उसके घर आया था। उसी दौरान रंजीत ने अरविंद के पास एक लाइटर देखा और यह वही लाइटर था जो रंजीत ने उस दिन देखा था जब एक्सीडेंट के बाद अरविंद उसे अस्पताल ले जा रहा था। तभी से रंजीत को शक हुआ और उसने अरविंद की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच के बाद रंजीत को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। अरविंद का असली नाम बेंजामिन है और उसके भाई का नाम फ्रांसिस था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद रंजीत अरविंद को गिरफ्तार कर लेता है और मीडिया के सामने पूरी कहानी उजागर कर देता है। जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो धीरज पुलिस स्टेशन आता है और गलती से रंजीत और मनोहर से टकरा जाता है। यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ समय पहले अरविंद ने जो चोर पकड़े थे फाइनेंस कंपनी से, उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि यही धीरण और धीरज थे। अब धीरण जेल में है और धीरज अंडरग्राउंड है। अरविंद की सच्चाई सामने आने के बाद रंजीत और मनोहर फौरन जेल की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरविंद यानी बेंजामिन धीरण को मार चुका होता है। रंजीत के सामने अरविंद अपनी आखिरी सच्चाई बयां करता है। वह कहता है, मैंने जानबूझकर वो लाइटर छोड़ा था ताकि तुम मुझे पकड़ो, मैं जेल जाऊं और धीरण को वहीं खत्म कर दूं। यही था मेरा प्लान सी। अरविंद कहता है, जिस दिन मेरा लाडला भाई फ्रांसिस मरा उसी दिन बेंजामिन भी मर गया। अब मैं सिर्फ एक काम के लिए जिंदा हूँ, अपने भाई के कातिलों को खत्म करने के लिए। इसके बाद वह मनोहर से कहता है, मेरे मरने के बाद मेरा दिल तुम्हारा है, मैंने तुम्हें डोनेट कर दिया है। इतना कहने के बाद अरविंद कोई गोलियां खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये था फिल्म 11 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसी ही डार्क और सस्पेंसफुल फिल्में पसंद हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।